मेरा नाम नवीन है। मैं एक मालिशिया था। लोगों की मालिश करके उनकी थकान दूर करता था। मेरे हाथों में जैसे कोई जादू था। अक्सर लोग मुझसे ही मालिश करवाया करते थे और मुझे अपने घर बुलाते थे, मगर मैं घर जाने से मना कर देता था। एक दिन मैं सड़कों पर घूम रहा था और कस्टमर तलाश कर रहा था कि अचानक मेरी नजर एक सुंदर सी जवान लड़की पर पड़ गई। उसके पास तो दुपट्टा भी नहीं था। उसकी हालत देखकर लगता था कि वो कहीं से जान बचाकर भागी है, क्योंकि उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके कपड़ों की हालत भी बहुत खराब हो रही थी और वो बहुत ही बौखलाई हुई लग रही थी। रात के 2 बज रहे थे। मैंने फौरन अपने कंधे पर रखा हुआ रुमाल उसको ढकने के लिए दिया, तो इस समय कुछ लोग उसको ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। तो मैंने उसको गाड़ियों के पीछे छुपा दिया था। लेकिन जो कुछ उन लोगों ने बताया, उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि वो लड़की तो मैं एक बहुत ही गरीब इंसान था। हिंदुस्तान के एक छोटे से शहर का रहने वाला एक गरीब इंसान जो सिर्फ मालिश करता था। अपने शहर की छोटी छोटी गलियों में तेल की बोतलें लेकर मालिश के लिए आवाज लगाता था, ताकि लोग मुझसे मालिश करवाया करें। मगर यहाँ मेरे हाथों के जादू की किसी को कोई अहमियत नहीं थी। मेरी पत्नी थी, 2 बेटियां थीं। इस महंगाई के दौर में मैं उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा था। घर से सुबह सवेरे तेल की बोतलें लेकर निकल जाता था और कस्टमर तलाश करता था, हर गली हर नुक्कड़ पर। लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो मुझसे अपनी मालिश करवाए और मुझे मेरी मेहनत के मुताबिक रकम दे दे। यकीनन मेरे हाथों में जादू था। मैं लोगों के शरीर की मालिश किस तरह से करता था कि उनके शरीर की सारी थकन दूर हो जाती थी। पहले तो मुझे ज्यादा कस्टमर नहीं मिलते थे, लेकिन अगर कोई कस्टमर मिल भी जाता था तो वो मेरे हाथों की जादू की तारीफ करता था। तारीफ करने के साथ साथ मुझे इतने पैसे नहीं मिलते थे जितने मुझे मेरी मेहनत के मिलने चाहिए थे। 1-2 घंटे मालिश करने तक मेरे हाथ दर्द करने लग जाते थे, मगर फिर भी लोग मुझे 500 या 1000 से ज्यादा पैसे नहीं देते थे। और आजकल के महंगाई के दौर में 500 या 1000 में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं बहुत ही तंग आ गया था। हद तो ये हो गई थी कि घर में भूखे मरने की नौबत आ गई थी। मैं खुद को तो भूखा रख लेता था, लेकिन अपनी मासूम बेटियों को भूखा नहीं रखना चाहता था। फिर मुझे किसी मेरे जानने वाले ने बताया कि तुम तेल मालिश का काम करते हो। मलेशिया जैसे देश में लोगों को मालिश करवाना बहुत पसंद है। मैं तो कहता हूँ कि तुम कुछ भी करके मलेशिया चले जाओ और वहां जाकर लोगों की मालिश करो, क्योंकि यहाँ काम करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। वहां जाकर तुम अपने इसी काम से काफी सारे पैसे कमा लोगे। मैं जैसे तैसे बंदोबस्त करके मलेशिया निकल गया था और वहां पर अपना ये काम करने लगा था। मुझे वहां रहते हुए अभी कुछ समय ही हुआ था, जब यहाँ भी मेरे हालात कुछ बेहतर नहीं हुए थे। अभी मैं अपने कमरे में बैठा हुआ पूजा कर रहा था, जब अचानक घर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा था। मैंने परेशान होकर दरवाजे की तरफ देखा था। मैं बहुत अच्छे से समझ गया था कि यकीनन दरवाजे पर मकान मालिक ही होगा। मलेशिया में रहते हुए ये छोटा सा घर मुझे बड़ी मुश्किल से मिला था। मैंने गहरी सांस ली थी और दरवाजा खोला था। मैं अभी कुछ कहता, इससे पहले ही मेरा मकान मालिक अंदर आ गया था और मुझे देखते हुए कहने लगा कि अपना सामान समेटो और यहाँ से निकल जाओ। मैं अब तुम्हें अपने घर में और नहीं रख सकता। तुमने टाइम देखा है, पूरे 2 महीने बीत गए हैं, लेकिन तुमने मुझे अभी तक किराया नहीं दिया। मैं ऐसा किराएदार नहीं रख सकता जो टाइम पर मुझे किराया न दे सके। काफी समय से मैं तुम्हारे साथ इंसानियत दिखा रहा था कि तुम हमारे देश के हो, लेकिन तुम जैसे इंसानों के साथ इंसानियत भी नहीं दिखानी चाहिए। बस बहुत हो गया, अब और मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो अपना सामान समेटो, मुझे दूसरे किराएदार रखने हैं। मकान मालिक बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। मैं उसके आगे हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान के लिए भैया, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, तुम अच्छी तरह से जानते हो यहाँ पर रहना आसान नहीं है। मालिश करके मुझे इतने पैसे नहीं मिल पाते हैं। मैं बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता हूँ। भगवान के लिए मेरे हाल पर रहम खाओ, मुझे इस घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगा? मैं इस समय बहुत परेशान हूँ। मेरी बात सुनकर वो इनकार में सर हिलाते हुए कहने लगा कि तुम्हारी ये दुखी बातें मैंने बहुत सुन ली हैं। अगर मैं तुम्हारी बातें सुनता रहा तो ये बात तो तय है कि मुझे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आखिर मैं कब तक तुम पर रहम करता रहूं? मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो और अब तुम यहाँ से अपना सामान लेकर चले जाओ। रात तक अपना बंदोबस्त कर लेना। इससे ज्यादा मैं तुम्हें मोहलत नहीं दे सकता और न आगे तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। अगर तुमने मेरा घर खाली नहीं किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। ये कहते कि वो आदमी वहां से चला गया था, जबकि मैं वहीं पर सामान पकड़कर सड़क पर बैठ गया था। मलेशिया आए हुए मुझे कुछ समय ही बीता था, लेकिन अभी तक मैं अपने कदम यहाँ पर नहीं जमा पाया था। मुझे अपने घर भी पैसे भेजने होते थे, यहाँ का बंदोबस्त भी देखना होता था, मगर अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी कि मैं कुछ भी कर पाता। जितने पैसे भी मैं अपने घर से लाया था वो सारे ही खर्च हो गए थे। कुछ पैसे भी मैं बचा नहीं पाया था।
मेरा इरादा इस महीने के आखिर में कुछ पैसे घर भेजने का था, लेकिन अब जो मुश्किल मुझ पर आई हुई थी उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने घुटने टेक दिए थे। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया था और अलमारी से वो पैसे निकाले थे जो इस समय मेरे पास मौजूद थे। लेकिन उन पैसों को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वो बहुत कम पैसे थे। ये मकान मुझे बहुत मुश्किल से मिला था और बहुत कम पैसों में मिला था। मैं इस मकान को छोड़ देता तो ये घाटे का सौदा होता। मैंने अपनी आंखें साफ की थी और चुपचाप अपने तेल की बोतलें उठाकर बाहर आ गया था। मैंने बराबर वाले घर का दरवाजा हल्का सा खटखटाया, क्योंकि मकान मालिक बराबर वाले घर में ही रहता था। तो मकान मालिक ने कुछ लम्हे बाद ही दरवाजा खोला था। वो कुछ कहता, इससे पहले ही मैं उसके आगे हाथ जोड़कर कहने लगा कि भैया जी, आपको भगवान का वास्ता, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, मगर आज आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। मेरी बात सुनकर वो फौरन बोला, मैं क्या करूं, तुम कुछ मुझे बता दो। मैं भी इंसान हूं, पत्नी और बच्चे वाला हूं, तुम्हारी तरह मैं भी मजदूरी ही करता हूं। जबकि मैं फौरन इनकार में सर हिलाते हुए बोला कि ऐसा मत कहिए, आप तो काफी समय से यहाँ पर रहते हो, आपने तो अपने पर्सनल 2 घर भी बना लिए हैं, वो भी मलेशिया जैसी जगह में। मैं अभी आया हूँ, यहाँ पर सेटल होने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। मेरे पास कोई परमानेंट नौकरी भी नहीं है। आप खुद बताइए, एक गरीब आदमी क्या कर सकता है। जबकि वो आदमी मुझे देखते हुए कहने लगा कि आप किराया दे सकते हो तो तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हुए हैं। मैं तुम्हारे साथ किसी तरह की कोई हमदर्दी भी करूं और तुम किराया नहीं दे सकते तो माफी चाहता हूं। अपना सामान उठाओ और यहाँ से चले जाओ। मैं इतनी हमदर्दी किसी के साथ नहीं दिखाता। मेरी अपनी फैमिली भी है, मेरी अपनी जिम्मेदारी भी है। अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या। उसकी बात सुनकर मैंने अपनी जेब से अपने जमा किए हुए पैसे निकाले थे और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था कि ये मेरे पूरे महीने की कमाई है, जो बहुत मेहनत से मैंने जमा की थी ताकि अपने घर भेज पाता। मेरी भी पत्नी है, 2 छोटी बेटियां हैं जो मेरे आसरे पर हिंदुस्तान में रह रही हैं। उन लोगों ने मुझे ये सोचकर यहाँ भेजा था कि हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। आपको पता है कि अक्सर मेरी जिंदगी भूख पर गुजरती थी। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, लेकिन लगता है कि अब एक बार फिर वही सब कुछ दोहराया जाएगा। अगर आप मुझे इस महीने और मोहलत दे दो तो। मैं अभी अभी अपने शब्द पूरे ही कर रहा था, इससे पहले ही उन्होंने मेरे पैसे मुझसे छीन लिए थे और मुझे देखते हुए कहने लगे कि दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। जो पैसे तुमने जमा किए हैं, तुम्हें ख्याल होना चाहिए था कि पहले मकान के किराए के पैसे निकाले। अब तुम्हारी आमदनी इतनी है या इतनी नहीं है, ये तुम्हारा सर दर्द है, मेरा नहीं। ये कहते ही उसने दरवाजा मेरे मुंह पर ही बंद कर दिया था। मैं उसके सामने पैसे रखकर उससे रिक्वेस्ट करना चाहता था कि भैया थोड़ा मुझ पर रहम करो और इस बार का किराया छोड़ दो, मगर कोई इंसान पैसे देखकर ना कभी पीछे हटा है और ना ही पीछे हट सकता है। मेरा कौन सा उसके साथ सगे भाइयों जैसा रिश्ता था। हम एक अजनबी थे जो इत्तेफाक के तौर पर मिल गए थे। मेरी आंखों में अचानक ही आंसू आ गए थे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू साफ किए थे और अपनी तेल की बोतलों को ठीक करके मैं सोसाइटी से बाहर आ गया था। दरअसल मैं यहाँ पर लोगों की थकन उतारने का काम करता था। लोगों की मालिश करना मेरा काम था। हिंदुस्तान में भी मैं यही काम करता था, लेकिन वहां पर मुझे इतने खास पैसे नहीं मिलते थे। यहाँ आने के बाद मेरी आमदनी में काफी बढ़ावा हो गया था, मगर यहाँ सेटल होने में मुझे थोड़ा समय लग रहा था। घर का किराया, खाने का सामान और फिर हर चीज को समझना थोड़ा मुश्किल हो गया था, इसलिए पैसा भी ज्यादा खर्च हो रहा था। मैं जो कमाता था खुद पर ही लग जाता था, लेकिन मुझे ज्यादातर फिक्र अपने बच्चों की होती थी, जिन्होंने इस ख्याल की वजह से मुझे यहाँ भेजा था उनके पिता दूसरे देश जाकर उनकी सारी परेशानियों को हल कर देगा। वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ता जा रहा था। मैं अब एक कोने में काफी देर तक बैठा रहा था, मगर फिर हिम्मत करके खड़ा हो गया था। अगर इसी तरह मैं छोटी छोटी बातों को सर पर सवार करता रहता तो कभी भी मैं अपनी जिंदगी को सवार नहीं सकता था। इसलिए मैंने अपनी आंखों में आई हुई नमी को साफ कर लिया था और खुद हौसला दिया था कि एक दिन किराया देना है। अगर किराया नहीं दूंगा तो मेरे हाथ से छत चली जाएगी। मेरी पत्नी और बच्चों के करीबी रिश्तेदार अभी मौजूद हैं। कोई ना कोई तो उनके खाने पीने का बंदोबस्त कर ही देगा। आज मैंने घर फोन करने का भी इरादा किया था। अभी मैं मेन रूट की तरफ आया ही था जब एक दुकान से मुझे उस तरफ बुलाया जा रहा था। ध्यान से देखा तो वो एक छोटा सा शॉप कॉर्नर था। मैं फौरन उस तरफ बढ़ गया था। मैं करीब गया तो एक आदमी अंग्रेजी भाषा में मुझसे मालिश का पूछ रहा था। मैं फौरन कहने लगा कि जी सर, मैं आपकी मालिश कर दूंगा, जबकि वो मुझे देखते हुए कहने लगा एक औरत भी है और एक आदमी है। जबकि मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा कि सर, मैं आदमियों की मालिश कर दूंगा लेकिन औरतों की नहीं करूंगा, ये मेरा उसूल है, मुझे औरतों की मालिश नहीं करनी है। वो मुझे देखते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा और जो औरत है वो तुमसे मालिश करवाना चाहती है, वो काफी एजेड है, तुम मुझे इंडियन लगते हो। मैंने हाँ में सर हिला दिया था।
जबकि वो मुझे कहने लगा कि तुम्हारी मर्जी है, देख लो, पैसे ज्यादा हैं, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा तुम्हें पैसे मिलेंगे। वो औरत एक रेस्टोरेंट के मालिक की माँ है, बहुत ज्यादा अमीर है, तुम्हें मुंह मांगी कीमत देगी। मैं कुछ देर तो खामोश रहा था और फिर सर हाँ में हिलाते हुए कहने लगा कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे वहां लेकर चलो। अभी मैंने इतना ही कहा था कि उसने रेस्टोरेंट का दरवाजा खोल दिया था और सीधा मुझे ऑफिस में ले आया था। सामने ही 3 लोग बैठे हुए थे, वो बहुत बूढ़े थे और उसमें से एक जवान था। मुझे देखकर वो जवान आदमी अपनी जगह से खड़ा हो गया था। न जाने क्यों उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। उसने मेरे करीब आते ही मुझे गले से लगा लिया था और मेरा कंधा थपथपाते हुए बोला, मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ, तुमने पहले भी मेरी कमर की मालिश की थी, तुम्हें पता है मेरा दर्द बरसों से था, लेकिन तुम्हारे हाथ में जादू है। तुम्हारा हाथ मेरी कमर को एक बार लगा और अब देखो मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता हूँ, वरना मुझे कमर दर्द की वजह से इतनी मुश्किल होती थी। मेरी माँ के पाँव में बहुत तकलीफ हो रही है और मेरे पिता के कंधे में भी बहुत तकलीफ है। अब तुम इनका इलाज कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पैसे दूंगा। मैंने उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुई नजरों से मुझे देख रही थी। एक लम्हे के लिए मुझे झिझक हुई थी। यहाँ आने से पहले मैंने यही फैसला किया था कि कभी भी मैं किसी औरत की तरफ हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं कोई गलत नियत का आदमी नहीं था और ना ही यहाँ रहते हुए देखना चाहता था। मैं एक शरीफ इंसान था। शुरू से ही मैं अपना काम एक हद में रहकर करता था। मालिश करने का काम एक अलग होता है। लेडीज और जेंट्स में हमें फर्क रखना चाहिए, लेकिन अभी हालात इतने सीरियस हो गए थे कि मुझे पैसे कमाने थे। मैं इस औरत के कदमों में बैठ गया था। इस औरत की उम्र लगभग 60 साल थी और इस पर हाथ मुझे कुछ नरम रखने थे। मैंने अपने हाथ उनकी तरफ बढ़ाए तो उन्होंने कपड़ा हटा लिया था। गहरी सांस लेकर अब मैं धीरे धीरे उनकी मालिश करने लगा था, जबकि वो औरत आंखें बंद कर चुकी थी। यकीनन उन्हें आराम मिल रहा था। मेरे हाथों में सच में जादू था। मैं कभी हाथ को आराम से नीचे लेकर आता तो कभी उनके घुटने को हल्का सा पुश करता था। काफी देर तक मैं उनके दोनों पांव की मालिश करता रहा था और फिर इस आदमी के पिता की तरफ बढ़ गया था। उन्होंने कमीज हटा दी थी। उनके कंधों पर मुझे काफी चर्बी महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने अपना सबसे कीमती तेल इस्तेमाल किया था। जैसे ही मैंने उनके कंधे पर तेल डाला और हल्का सा मसाज किया तो वो आदमी हल्का सा कर रहा था। तभी मैं वहीं पर थम गया था, जबकि वो जवान लड़का मुझे देखते हुए कहने लगा, उनके कंधे में सच में बहुत दर्द है, कहीं भी हाथ रख लो, इनको बहुत परेशानी होती है, कपड़े पहनने में भी बहुत मुश्किल होती है। जबकि मैंने अब अपना दूसरा कीमती तेल उठाया था जो मैं हिंदुस्तान से लेकर आया था। हिंदुस्तान से तेल लाने में मुझे थोड़ी मुश्किल तो हुई थी, लेकिन मैं फिर भी ले आया था। मैंने उनके कंधे पर हल्का हल्का तेल मलना शुरू किया तो थोड़ी देर के बाद ही उनको आराम आना शुरू हो गया था। उनकी तकलीफ कम होने लगी थी। चेहरे के एक्सप्रेशन काफी अच्छे हो गए थे। वो जवान लड़का अपने पिता के कदमों में ही बैठा हुआ था। कभी कभी हमें कुछ ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जिससे हम सिर्फ यही उम्मीद करते हैं कि वो अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सोचेंगे। उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद से ज्यादा अपने घर और परिवार के बारे में सोचते हैं। मैं काफी देर तक उनके पिता के कंधे पर मालिश करता रहा था। जब वो फाइनली अपनी ताकत से अपने हाथ हिलाने लगे, वो लड़का अचानक ही अपनी जगह से खड़ा हो गया था और मुझे समझने का मौके दिए बिना ही मेरे गले से लग गया था। फिर मेरा कंधा थपथपाते हुए बोला, मैं तुम्हारा हमेशा हमेशा आभारी रहूंगा। तुम्हें पता है, मेरे पिता पूरे 2 साल से तकलीफ में थे और इस तकलीफ की वजह से बेहद परेशान हो चुके थे। अपनी ताकत से वो अपना हाथ भी नहीं हिला पाए थे। तुम 1 महीने तक मेरे पास परमानेंट काम करने के लिए आ जाओ। मैं तुम्हें यहाँ एक बहुत अच्छा ऑफर दे रहा हूँ। यहाँ आने से तुम्हें फायदा होगा। अगर तुम मेरी बात मान जाते हो और मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हो तो मैं तुम्हें रोज पूरे हिंदुस्तानी 50,000 रुपए दिया करूंगा। इस लड़के की बात सुनकर तो मैं हैरानी से दंग ही रह गया था। मुझे पूरे 1 महीने की नौकरी मिल रही थी, वो भी पर डे 50,000 रुपए की। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी ने एक साथ कई खुशियां मेरे सर पर डाल दी हों। रोजाना 50,000 रुपए की रकम मिलना कोई मामूली बात तो नहीं होती। मैं आराम से कुछ ही दिनों में पैसे हिंदुस्तान भेज सकता था, जिससे मेरे परिवार की काफी सारी परेशानियां हल हो सकती थी। मैं इस आदमी का हाथ चूमते हुए कहने लगा, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। ऊपर वाला हमेशा आपको खुश रखे भैया जी। मैं अपनी परेशानी आपको बता नहीं सकता कि मुझे इस समय यहाँ पर काम की कितनी जरूरत है। यहाँ पर मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा था और परमानेंट मालिश करने के काम पर मुझे कोई रख ही नहीं पा रहा था। मुझे आप टाइम बता दीजिए, मैं कल से ही आपके यहाँ टाइम पर आ जाया करूंगा। जबकि वो मुझे पैसे देते हुए कहने लगा, तुम रोज इसी टाइम पर आ जाना, क्योंकि मम्मी पापा इसी समय मेरे होटल आते हैं। और अब तुम एक काम करो, मेरी भी कमर की एक बार मालिश कर दो। मुझे भी आज थोड़ी थकान हो गई है, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा।
जबकि मैं फौरन कहने लगा था कि आप जमीन पर ही लेट जाइए। उसने थोड़ा हैरान होकर मुझे देखा था। यहाँ के लोग हिंदुस्तान से थोड़ा अलग होते थे। हिंदुस्तान में तो अक्सर ऐसा होता था कि कुछ जवान लड़के जो थोड़े समझदार होते हैं उनको मैं फुटपाथ पर ही लिटा दिया करता था और वहीं पर उनकी मालिश शुरू कर देता था। मेरी बात सुनकर वो लड़का थोड़ा हिचकिचाते हुए उल्टा होकर लेट गया था, जबकि मैं उसके करीब बैठकर अपने हाथों का जादू उसकी कमर पर बिखेरने लगा था। कुछ ही देर के बाद वो भी चहककर खड़ा हो गया था और एक बार फिर मुझसे हाथ मिलाते हुए कहने लगा कि दोस्त, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुम भगवान का भेजा हुआ कोई फरिश्ता हो। हमारी तकलीफ को तुमने बहुत आसानी से खत्म कर दिया। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। तुम्हें नहीं पता कि मैं अभी तक डॉक्टर को बहुत सारे पैसे दे चुका हूं, लेकिन ये दिक्कत कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनकी बात सुनकर मैं सिर्फ मुस्कुराकर रह गया था। काफी देर तक मैं उनके साथ उनके ऑफिस में ही रहा था और फिर अपने काम के लिए वहां से निकल गया था। मेरा इरादा अब छोटे शहरों की तरफ जाने का था ताकि वहां के लोगों की मालिश करके कुछ पैसे कमा सकूं, वरना आज जितने पैसे मैंने कमा लिए थे वो मेरे लिए काफी थे। फिलहाल मैं अपना हुनर बर्बाद नहीं होने दे सकता था। मुझे घर के लिए राशन भी खरीदना था और इतने पैसे जमा करने थे कि मैं हिंदुस्तान अपने घर लगभग 2 लाख रुपए तक भेज पाऊं और मेरी पत्नी को इतने पैसे मिल सके ताकि वो 1 या 2 महीना सुकून से वहां पर रह सके, अपना और बेटियों का खर्च पूरा कर सके, अपनी सारी जरूरत पूरी कर सके। चलते चलते कभी कभी मेरे पैर थक जाते थे, लेकिन मैं नहीं ठहरता था। एक लंबा सफर तय करके मैं मलेशिया के छोटे शहरों में पहुंच गया था। अभी मैं इस छोटे से मोहल्ले में दाखिल ही हुआ था जब एक बूढ़ा सा आदमी मेरे पास आया था और मुझे देखते हुए कहने लगा कि तुम मालिश करने वाले हो। उसका अंदाज चीनी जैसा था। मैंने जब उसे ध्यान से देखा तो वो मुझे चाइनीज लगा था। मैंने सर हाँ में हिला दिया था तो वो मुझे अपने साथ अपने घर ले आया था। उसका एक छोटा सा मकान था जिसमें सिर्फ एक ही कमरा था, एक बाथरूम और किचन था, वो भी बहुत छोटा छोटा। बिस्तर वगैरह भी बिखरा हुआ था। एक लम्हे के लिए तो मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं ये किसी चोर का घर तो नहीं है, कहीं मैं किसी मुसीबत में न फंस जाऊं, क्योंकि मेरे पास एक बड़ी रकम थी। हिंदुस्तान में इस रकम को बहुत बड़ा माना जाता है, लेकिन मलेशिया में इसकी कोई ज्यादा खास औकात नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल मेरे लिए ये पैसे बहुत कीमती थे। उस आदमी के मैं करीब बैठ गया था जबकि वो उल्टा होकर लेट चुका था। धीरे धीरे मैं उसकी कमर पर अपने हाथों का जादू बिखेरने लगा था तो वो सुकून से आंखें बंद करके लेट गया था। अचानक ही मुझे इस आदमी के किचन से अजीब सी आवाज आई थी। मैंने जैसे ही पलटकर देखा तो वो आदमी फौरन सीधा होकर बैठ गया था और मुझे पैसे देते हुए बोला, अब तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम हो गया है। जबकि मैं फौरन कहने लगा कि ये आवाज कैसी थी और अभी तो मैंने सिर्फ 5 मिनट ही मालिश की है, जबकि मैं लगभग आधे घंटे तक मालिश करता हूँ। वो मेरी बात सुनकर घबरा गया था। उसने कहा कि जितना कहा है उतना करो, चलो जाओ यहाँ से। उसके चेहरे की घबराहट ये बताने के लिए काफी थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, तभी तो वो मुझे इतनी जल्दी यहाँ से भगा रहा था। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, पैसे मिल गए हैं, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। कह दिया ना तुमको। यहाँ बैठकर मेरे साथ सवाल जवाब करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। जबकि मैंने अपने पैसे काउंट किए थे और बिना कुछ कहे ही वहां से बाहर निकल आया था। ये हिंदुस्तानी 20,000 रुपए थे और यहाँ पर एक मामूली मालिश वाले को इतने ही पैसे दिए जाते थे। मेरा रुख अब दूसरे छोटे शहर की तरफ था, मगर अभी मैं इस मोहल्ले से निकलता जब अचानक एक औरत ने मुझे पुकारा था। मैं थोड़ा सा घबरा गया था, कहीं ये मुझे मालिश करने को न कह दे। फिर उसके करीब गया तो वो मुझे देखते हुए कहने लगी कि तुम इस आदमी के घर पर क्यों गए थे। मैं कुछ देर खामोश रहा, फिर अपने तेल की तरफ मैंने इशारा करके बोला कि मैं उनके यहाँ मालिश करने के लिए गया था, क्योंकि मैं एक मालिश करने वाला आदमी हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जबकि वो मुझे देखते हुए कहने लगी कि अपना ख्याल रखना, अगर सच में मालिश वाले ही हो तो, और अगर नहीं हो तो अपनी खैर मना लेना, क्योंकि बहुत जल्दी ये आदमी पकड़ा जाएगा और उससे तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये कहते ही वो औरत वहां से चली गई थी। मैं अपनी जगह पर वहीं दंग खड़ा रह गया था और सोच रहा था कि बड़ी ही अजीब औरत है, आखिर ये किस तरह की बातें कर कर गई थी। मुझे इसकी बातों का मतलब तो समझ नहीं आया था। मैंने पलट कर देखा तो वो आदमी मुझे अपनी खिड़की से खड़े होकर देख रहा था। आखिर ये क्या माजरा था? ये औरत क्या बोल कर गई थी? कुछ देर तक मैं अपनी जगह पर खामोश खड़ा रहा था और फिर सर झटककर इस मोहल्ले से निकलकर अब दूसरी तरफ बढ़ गया था। लेकिन काफी देर तक मेरे दिमाग पर एक ही बात सवार रही थी, किसी आदमी का खिड़की में खड़े होकर मुझे देखना और फिर अचानक इस औरत का मुझे रोककर इस तरह की बात करना। जरूर ये आदमी कोई क्रिमिनल था। फिलहाल मैंने अपना सर हटा दिया था। मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था और ना ही मेरा इस आदमी से कोई मतलब था। मालिश करना तो मेरा काम था और मुझसे पैसों के बदले कोई भी आदमी मालिश करवा सकता था।
मैं एक आम इंसान था, इन मामलात से दूर रहने वाला। मुझे अब भूख सताने लगी थी, इसलिए मैं एक छोटे से रेस्टोरेंट में चला गया था, जहां पर कम पैसों में मुझे खाना मिल गया था। अभी मैंने अपने गले में खाना उतारा ही था, जब अचानक 3 पुलिस ऑफिसर मेरे करीब आ गए थे। मैं कुछ समझता, इससे पहले ही एक पुलिस ऑफिसर मेरी तरफ कार्ड बढ़ाते हुए बोला कि आपको गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस वाले की बात सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं बुरी तरह से घबराकर अपनी जगह से खड़ा हो गया था और मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर अचानक मुझ पर यह कैसी मुसीबत आ गई है। मैं फौरन कहने लगा, लेकिन सर क्यों? आखिर मुझसे क्या गलती हुई है? वो मुझे देखते हुए बोला, फिलहाल आप पुलिस स्टेशन चलिए, वहीं जाकर आपको पता चलेगा कि आपसे क्या गलती हुई है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पुलिस वाले मुझे अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस तरह मलेशिया की पुलिस पकड़ने के लिए आ जाएगी। मैं रोते हुए कहने लगा कि सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं माफी मांग लेता हूँ। मैं एक मामूली सा मालिश करने वाला आदमी हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया है सर। मेरे मुंह से बस यही शब्द उल्टे सीधे तरीके से निकल रहे थे। बल्कि एक आदमी मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला कि ठीक है, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर डरो मत, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अगर तुम मुजरिम नहीं हुए तो तुम्हें बड़ी आसानी से छोड़ दिया जाएगा। आजकल हम एक गैंग को पकड़ रहे हैं जो इंसान की जिंदगी के लिए बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है। तुम्हें उन्हीं लोगों के साथ देखा गया है। हमें खबर मिली तो हम फौरन तुम्हें लेने के लिए आ गए। माफ करना, इन्वेस्टिगेशन करना बेहद जरूरी है। हमारे साथ आपको पुलिस स्टेशन चलना ही होगा। उसके शब्द बहुत ज्यादा सख्त नहीं थे। उस आदमी की बात सुनकर मैं अब थोड़ा थम गया था। मतलब सच में कोई बहुत बड़ी बात थी, तभी तो वो लोग इस तरह बर्ताव कर रहे थे। मुझे वो आदमी लेकर अपनी गाड़ी की तरफ ले आया था और कार में बिठाकर सीधा मुझे पुलिस स्टेशन ले आया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कई बार ऐसी बातें सुनी थी कि बाहर के देश में जाकर इंसान किसी केस में फंस गया और फिर सालों तक वो पुलिस स्टेशन में ही कैद फंसा रह जाता है। मैं तो यहाँ पर बिल्कुल अकेला था। अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो मैं किससे मदद मांगूंगा? मैं क्या करूंगा? और दूसरी तरफ मेरे परिवार का क्या होगा जब उनको पता चलेगा कि मैं यहाँ की जेल में बंद हूँ? मैं दिल ही दिल में ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था और बुरी तरह से डरा हुआ था। हिंदुस्तान जैसी व्यवस्था नहीं है, और वैसे भी जब इंसान किसी दूसरे देश में मौजूद होता है तो उसे सिर्फ यही टेंशन होती रहती है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि हमें यहाँ का कोई भी एक कानून पता नहीं होता। हम एक लंबा समय तय करके पुलिस स्टेशन आ गए थे। उन लोगों ने मुझे सेल में बंद नहीं किया था, बल्कि कुर्सी पर खामोशी से बिठा दिया था। मेरा तेल भी उन लोगों ने जब्त कर लिया था और उन्हें लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेज दिया गया था। मेरे दिल में घबराहट पैदा हो रही थी। होठों से सिर्फ ऊपर वाले का नाम ही निकल रहा था। मैं बेहद परेशान था, लेकिन यहाँ के हालात को देखकर मैंने खामोश रहना ही अपनी समझदारी जानी थी। समय और तेजी से गुजरता जा रहा था। लगभग 1.5 घंटे के बाद एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे अपने पास बुलाया था और मुझसे मेरा नाम, मेरी आईडी कार्ड, पासपोर्ट और बाकी सारी चीजों के बारे में बात करने लगा था। मैंने अब धीरे धीरे उनको अपनी इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दी थी। कुछ ही देर बाद मेरा तेल वापस आ गया था और एक फॉर्म बनाकर मेरे सामने उसको रख दिया गया था। पर मुझे देखते हुए वो बोले कि दरअसल आप उस गैंग के 4 आदमियों के साथ देखे गए हैं और उन्हीं चारों की आपने मालिश की थी। शायद एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़का। इसके बाद आपने एक छोटे से मोहल्ले में एक बूढ़े आदमी के घर जाकर उसकी मालिश भी की थी। ये चारों लोग उस गैंग का हिस्सा रह चुके हैं, इसलिए हमें तुम पर भी शक हुआ था। एक ही समय में तुम्हारा इन्हीं चारों से मिलना हमें शक में डाल चुका था, मगर हमने तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है। तुम इन सारी चीजों से बचे हुए हो। तुम्हारा तेल भी लेबोरेटरी भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट बहुत क्लियर आई है। तुम अब इस पर साइन कर दो और यहाँ से चले जाओ। हम तुमसे माफी चाहते हैं। जबकि मैंने बिना कुछ भी कहे सिग्नेचर कर दिए थे। मेरा दिल चाह रहा था कि उनसे लड़ाई करूं कि आप लोग बिना इन्वेस्टिगेशन के मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी जुबान को बंद ही रखा था। न यहाँ मेरा कोई जानने वाला था और न ही मुझे यहाँ का कानून पता था। बेवजह अगर मैं इनसे लड़ाई झगड़ा करता तो मुझ पर इल्जाम की बौछार कर दी जाती। इसीलिए मैं चुपचाप अपना काम पूरा करके अपना तेल उठाने लगा था, मगर फिर कुछ सोचकर अपनी जगह पर ठहर गया था और उन सबको देखते हुए कहने लगा कि साहब, अगर आपके जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधे में दर्द है, तो मैं अपनी मालिश से आप लोगों की तकलीफ दूर कर सकता हूँ। बदले में आप मुझे हिंदुस्तानी 20,000 रुपए दे देना। मेरी बात सुनकर कुछ देर तक तो पुलिस स्टेशन में खामोशी छाई रही थी और फिर सब अपने अपने काम में बिजी हो गए थे। मैंने सर झटका था और पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया था। इस बात से बेखबर था कि जिंदगी मुझे किस मुकाम पर खड़ा करने वाली है।
मैंने अब दोबारा गली गली जाना शुरू कर दिया था ताकि मैं अपनी आमदनी इतनी करके घर वापस लौटूं कि कल मेरे लिए आसानी ही आसानी हो। ये बात तो अब तय हो चुकी थी कि मुझे इस रेस्टोरेंट नहीं जाना है, क्योंकि मैं अगर वहां गया तो मुझे दोबारा से पुलिस पकड़ लेगी। वहां की नौकरी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी और मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जिससे मुझ पर कोई मुश्किल आ जाए। इंसान को कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो उसको शॉर्टकट लग रहा हो, मगर असल में वही आपके लिए मौत का कुआं हो। अभी मैं कुछ ही कदम चला था जब एक कपल मेरे करीब आया था और मुझसे मालिश के रेट वगैरह तय करने लगा था। इस जवान लड़के की कमर में बहुत दर्द था। यहाँ पर जितने भी जवान लोग मुझसे मिले थे उन सब ने अपनी कमर के दर्द की ही शिकायत की थी। फिलहाल मैंने पैसे वगैरह तय करके उसे पार्क की बेंच पर लिटा दिया था, जबकि वो मुझे देखते हुए बोला कि ध्यान से करना और जल्दी जल्दी हाथ चलाना, यहाँ पर ये सब अलाउ नहीं होता, कहीं हम पर फाइन न लग जाए। जबकि मैंने हाँ में सर हिलाकर अपने हाथ तेजी से चलाने लगा था और उसकी पत्नी यहाँ वहां नजर रख रही थी ताकि कोई हमें न देख सके। मेरे हाथों का जादू उसकी कमर पर बिखेरने की देर थी कि वो भी सुकून से आंखें बंद कर चुका था। कुछ ही देर के बाद उसकी कंडीशन इतनी बेहतर हो गई थी कि वो अपनी ही ताकत से बैठ गया था और जेब से पैसे निकालकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो, मैं तुम्हें अपने घर भी बुलाऊंगा। तुमने मेरी कमर का दर्द चुटकियों में दूर कर दिया है। मेरे घर में मेरे 2 और भाई भी हैं, उन्हें भी यही तकलीफ हो रही है, तुम हमारे घर आ सकते हो। उसकी बात पर एक लम्हे के लिए मेरा दिल थोड़ा सा घबरा गया था कि अभी अभी तो मैं पुलिस स्टेशन से छूटकर आ रहा हूँ, कहीं ये लोग भी किसी गैंग वगैरह का हिस्सा न हो। लेकिन फिलहाल मुझे पैसे कमाने थे, इसलिए मैंने अपना नंबर उनको दे दिया था और उन्होंने अपने घर का एड्रेस भी मुझे थोड़ा बहुत समझा दिया था। ज्यादा खास तो मुझे कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन जितना भी समझ आया था इस एड्रेस को मैंने अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लिया था। अब मैं काफी आगे बढ़ चुका था। काफी देर तक मैं गलियों में घूमता रहा था। जैसे ही चारों तरफ अंधेरा छाया, मैं अपने ही घर की तरफ रवाना हो गया था। अभी मेरे पास काफी रकम थी और अगर यहाँ कोई मुझसे ये रकम छीन लेता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। फिलहाल उन पैसों का मुझे कुछ करना था ताकि मैं इंडिया ये पैसे अपने परिवार को भेज सकूं। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में लालच पैदा हुआ था कि मैं इस आदमी के पास कल भी चला जाऊंगा। मेरा काम तो है ही मालिश करना, भला किसी गैंग से मेरा क्या लेना देना। मगर मैं अचानक डर गया था कि उधर हिंदुस्तान में मेरी 2 बेटियां भी थीं, मेरे नाम पर मेरी पत्नी बैठी हुई थी। अगर आज मुझे यहाँ पर कुछ हो जाता तो कल उन लोगों का क्या होता। पहले ही वो लोग काफी परेशान थे, मैं उनको और परेशान नहीं करना चाहता था। ये ख्याल आ जाने से न जाने क्यों मेरे कदम बैंक की तरफ बढ़ गए थे। मैंने फौरन ही पैसे वहां भेजने का इरादा कर लिया था। मेरे पास लगभग अभी 90,000 रुपए के करीब जमा हो चुके थे। बैंक पहुंचकर मैंने थोड़ी बहुत अपनी इंफॉर्मेशन उनको दे दी थी और जो भी मामलात होते हैं वो तय करके पूरे पैसे हिंदुस्तान भेज दिए थे। यकीनन वहां पर कटकर और बाकी ट्रांजैक्शन वगैरह होने के बाद मेरी पत्नी को 80,000 रुपए के करीब ही मिल सकते थे। मैंने अपनी पत्नी को वहीं पर खड़े खड़े फोन लगाया था। कुछ ही देर बाद मेरी छोटी बेटी ने फोन रिसीव किया था। कॉल पर मेरी आवाज सुनकर उसकी खुशी की हद नहीं रही थी। पापा 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 कहकर वो फौरन मोबाइल किचन में लेकर चली गई थी। मैंने हेलो कहा तो मेरी पत्नी मेरी आवाज सुनकर रोने लगी थी। मैंने आज उसे फोन पूरे 20 दिन के बाद किया था, जिसकी वजह पैसे जमा ना होने की थी। अगर पहले ही मैं वो पैसे जो आज मैंने मकान मालिक को दिए हैं वो भेज देता तो मेरे घर के हालात काफी बेहतर हो सकते थे, मगर इस समय मैंने पैसे भेज दिए थे। मैं अपनी आवाज पर काबू पाते हुए बोला कि देखो, रोना बंद करो, रोने से परेशानियों का हल नहीं निकलता है और ना ही कभी निकल सकेगा। कल सुबह तुम बैंक चली जाना, मैंने यहाँ से 90,000 रुपए भेज दिए हैं, अब तुम्हें कट करके 80,000 या जितने मैंने भेजे हैं उतने ही मिल जाएंगे। तुम ले लेना और घर पर सबसे पहले राशन डालना, उसके बाद उन पैसों को खर्च करना, बच्चों के साथ पैसों को तरीके से इस्तेमाल करना। मैं दोबारा भेजने की कोशिश करूंगा। मेरी बात सुनकर उसने मेरा शुक्रिया अदा किया था और परेशानी से कहने लगी थी कि आपको नहीं पता, 2 दिन से घर में सिर्फ दाल ही पक रही थी, सारा सामान खत्म हो चुका है। आपके बड़े भैया आए थे, उन्होंने ही थोड़ा बहुत राशन डलवा दिया था। आपको काफी बुरा भला कह रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। हमारी बेटियों का साथ है, अगर कोई देता है तो सुनाता भी है, इसलिए मैंने खामोश होकर उनकी बात बर्दाश्त कर ली थी, जबकि मैंने कुछ कहे बिना फोन काट दिया था। यकीनन अपने कितने ही बुरे क्यों ना हो, अपनों के दिल में ही कहीं ना कहीं खून की कशिश आ ही जाती है। मेरी और मेरे बड़े भैया की आपस में नहीं बनती थी। मुझे लगा था कि मेरा छोटा भाई जरूर मेरे घर की परवाह करेगा, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का भी ख्याल रखेगा और अपनी भाभी का भी हालचाल पूछता रहेगा, लेकिन उसने एक बार भी मेरे घर में झांक कर नहीं देखा था। और जिस भाई से मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, वो जल्दी जल्दी हमारे घर आता रहता था
और मेरे बच्चों के लिए पैसे भी लेकर आता था, यहाँ तक कि घर में राशन भी डाल देता था। ये सब सोचते ही मेरी आंखें भर आई थी। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ था कि मैं अपने भैया को फोन करूंगा, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उनका सामना करता। मलेशिया आने से पहले भी हम दोनों की एक दो बार बुरी तरह से लड़ाई हुई थी, इसलिए मैं अपनी आंखों में आई हुई नमी को साफ करके बाहर आ गया था और अब सीधा अपने घर की तरफ बढ़ा था। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा तो अगला लम्हा हैरान कर देने वाला था। मेरे दोनों सूटकेस, मेरे तेल का सामान, सब कुछ घर के सामने रखा हुआ था। मैं हैरान रह गया था। मैंने फौरन ही ताला खोलने की कोशिश की तो ताला भी दूसरा था। मैंने जल्दी से मकान मालिक का दरवाजा बजाया था और कुछ लम्हे बाद उसने दरवाजा खोला तो मैं बेचैन होकर कहने लगा कि भैया, ये सब क्या माजरा है? आपने मेरा सामान क्यों बाहर निकाल दिया? वो मुझे देखते हुए कहने लगा कि तुम्हारे पीछे से पुलिस तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई थी। देखो, मैं बहुत ही मामूली सा इंसान हूँ। यहाँ रहते हुए मुझे काफी समय बीत गया, लेकिन कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ। मुझे मेरी इज्जत की बहुत परवाह है। तुम्हारी वजह से अगर मेरी इज्जत पर आंच भी आई या मैं किसी भी परेशानी में फंस गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि तुम अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि भैया, ऐसा मत करो। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। भगवान के लिए मेरे हाल पर रहम खाओ। मगर उन्होंने मेरी एक भी बात ना सुनी थी और मेरे मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया था। मेरे सर से छत छिन चुकी थी। मैं अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ गया था। आज ही मैंने किराया दिया था और आज ही मुझे यहाँ से बेघर कर दिया गया था। क्या मैं अब सड़कों पर जिंदगी गुजारूंगा? क्योंकि मेरी जेब में अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। जितने भी पैसे थे मैंने अपनी पत्नी को भेज दिए थे और अंदर भी एक रुपया मौजूद नहीं था। फिलहाल मैंने अपना सामान ले लिया था और उस तरफ से रोड पर निकलकर आ गया था। समय गुजरता जा रहा था और काफी देर तक मैं वहां भटकता रहा था। अब तो रात के 2 बज चुके थे, लेकिन मुझे रहने के लिए कोई ऐसा ठिकाना नहीं मिला था जो आज के पैसे मुझसे नहीं लेता। अभी मुझे कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक मेरी नजर एक लड़की पर गई थी जो बुरी तरह से हाफती हुई बेंच के बीच में छुपी हुई थी। उसके पास दुपट्टा भी नहीं था, कपड़े भी फटे हुए लग रहे थे, बाल बिखरे हुए थे। उसे देखकर पता चल रहा था कि वो अपनी जान किसी से बचा रही है। उसकी हालत को देखते हुए मैंने अपने कंधे पर रखा हुआ रुमाल अपने हाथ में ले लिया था और उसकी तरफ बढ़ गया था। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो डरकर अपनी जगह से खड़ी हो गई थी, जबकि मैं रुमाल उसकी तरफ बढ़ाते हुए इंग्लिश में बोला कि आप इसे अपने आप को ढकने की कोशिश कर सकती हैं, सब ठीक तो है ना? जबकि उसने मुझसे रुमाल ले लिया था। वो काफी सुंदर लड़की थी। अचानक ही मुझे कुछ आदमी उसकी तरफ आते हुए नजर आए थे। मैंने बिना कुछ भी सोचे समझने से पहले उस लड़की का हाथ थामा था और गाड़ी के पीछे उसे छुपा दिया था और खुद बिल्कुल मामूली इंसानों की तरह बेंच पर बैठ गया था। वो गुंडे मेरे करीब आए थे और मुझे देखते हुए कहने लगे कि तुमने किसी लड़की को देखा है जिसके पास दुपट्टा भी नहीं था और उसके कपड़े वगैरह भी फटे हुए थे? वो एक चोर है, हमारे पैसे लेकर भागी है, हम उसको पकड़ रहे हैं। मैंने ध्यान से उन चारों आदमियों की तरफ नजर घुमाई। उनके हाथ में बंदूक थी, चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। उन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि वो जैसा बता रहे हैं ऐसा नहीं है। मैं फौरन ही सर इनकार में हिलाते हुए बोला कि नहीं भैया, मेरी नजर किसी ऐसे पर नहीं गई। मैं तो खुद बेघर हो गया हूँ, अपने रहने के लिए जगह तलाश कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई जगह। अभी मैं अपने शब्द पूरे करता इससे पहले ही वो चारों वहां से चले गए थे। मैंने गहरी सांस लेकर उस लड़की की तरफ देखा तो वो सर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी थी। उसे रोता हुआ देखकर मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ था। मैंने अपने सामान से पानी की बोतल उठाई थी और इस लड़की के करीब बैठकर मैंने पानी उसकी तरफ बढ़ा दिया था। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो मुझे देखते हुए बोली, तुम किसी भी तरह मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर मैं टाइम पर पुलिस स्टेशन नहीं पहुंची तो ये लोग मुझे पकड़कर मार देंगे और हमारे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे किसी भी तरह अपने देश को बचाना है और यहाँ के लोगों को भी बचाना है। वो लड़की दिखने में कम उम्र की थी, लेकिन उसके अंदाज से साफ झलक रहा था कि वो काफी पढ़ी लिखी है और समझदार भी है। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो गुंडे मुझे दोबारा इसी तरफ आते हुए नजर आए थे। मैं पानी उसकी तरफ बढ़ाकर बिल्कुल दोबारा इसी तरह बेंच पर जाकर बैठ गया था। कुछ देर बाद वो लोग गायब हुए तो मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ था और फौरन उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ गया था। हम दोनों के बीच रास्ते भर में कोई बातचीत नहीं हुई थी। इस लड़की ने कई बार मुझे कहा था कि हम कोई टैक्सी वगैरह कर लेते हैं, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और ये बात मैंने उसे बता दी थी कि मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। इंसानियत के नाते मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, वरना ऐसे मामलात में पड़ना भी मेरे लिए ठीक नहीं है। जबकि इस लड़की की आंखों की चमक न जाने क्यों कुछ देर के बाद मुझे खटकने लगी थी। एक लंबा सफर तय करके हम पुलिस स्टेशन आ गए थे। मैं उसे वहीं लेकर आया था जहां आज मैं गया था।
मुझे देखते ही वो लोग काफी हैरान हुए थे, मगर मेरे पीछे मौजूद लड़की को देखकर पुलिस स्टेशन सन्नाटे में आ गया था। जबकि वो लड़की फौरन एक हेड ऑफिसर की तरफ बढ़ी थी और इंग्लिश में उसको बताने लगी कि मैं एना ब्रिटिश हूँ। उन लोगों ने अमेरिका से मुझे यहाँ बुलाया है, वहां पर मैं एक लैब में एक्सपेरिमेंट करती हूँ। उन लोगों ने यहाँ बुलाकर मुझसे एक तबाही बनवाई है जो जवान लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है। इस दवाई से आप लोगों के शरीर को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे आपकी हड्डियां मामूली तौर पर काफी मजबूत महसूस होंगी। आप फौरन खड़े हो जाओगे, लेकिन ठीक 15 दिन के बाद धीरे धीरे आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होने लगेगा और आपकी हड्डियां बिल्कुल बेकार हो जाएंगी। ये लोग नई पीढ़ी के लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं ताकि आगे पीढ़ी ना बढ़ सके। काफी सारे लोगों को इस दवाई का असर हो चुका है और अब जब तक मैं काम नहीं करूंगी दवाइयां नहीं बन पाएंगी, क्योंकि जो केमिकल वाली दवाई उसमें मिलाई जा रही है वो मैंने ही बनाई थी। इस दवाई से ये लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आगे जाकर हमारी नस्ल बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। मैंने जब इस बात के खिलाफ आवाज उठाई थी, ये लोग मुझसे वो केमिकल लेकर उसको बनाने का तरीका लेकर मुझे खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से वहां से भाग कर आई हूँ। मेरी इज्जत पर भी वार किया गया है। मैं चाहती हूँ कि इस साइंस लैब को बंद किया जाए। इस मिशन पर आप लोग फौरन काम कीजिए, मैं इसकी चश्मदीद गवाह हूँ। उसकी बात सुनकर फौरन ही रिपोर्ट तैयार की गई थी और एक लम्हे के बाद ही काफी सारे पुलिस वाले इस लैब की तरफ बढ़ गए थे जहां से ये लड़की आई थी। मेरा सामान फिलहाल पुलिस स्टेशन में ही रख दिया गया था। इस लड़की के साथ साथ मैं भी मौजूद था। ये सब करते हुए मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मैं किसी मुसीबत में ना फंस जाऊं, लेकिन वो लड़की मेरा हाथ छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। हम लोग लैब पहुंचे तो वहां पर यही सब किया जा रहा था। फौरन ही उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था और इस लैब को बंद कर दिया गया था। मुझे विश्वास ही नहीं आ रहा था कि मेरी वजह से इतना बड़ा काम हुआ है। गवर्नमेंट ने अवार्ड से सम्मानित किया था, इस लड़की को मेडल तक मिला था, जबकि मेरी पूरी जिंदगी बदल गई थी। इस लड़की ने मदद करने पर मुझे मलेशिया में एक छोटा सा फ्लैट गिफ्ट कर दिया था। मुझे एक मालिश के सेंटर में मैनेजर की नौकरी दिलवा दी थी और मुझे अमेरिका आने की भी ऑफर दे गई थी, मगर फिलहाल तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि जितनी इंसान के पास चादर हो उसे उतने ही पांव फैलाने चाहिए। पुलिस की नजर मुझ पर थी क्योंकि अब मेरी जान को खतरा भी था। पुलिस ने भी मुझे यही सुझाव दिया था कि आप यहाँ से चले जाइए, लेकिन मेरे पास इतनी सुविधा नहीं थी, जबकि इस लड़की ने मुझे हर महीने हिंदुस्तानी 3 लाख रुपए का इनाम के तौर पर दिए थे। उसका कहना था कि तुमने मेरी जान बचाई है, अगर तुम मेरी जान नहीं बचाते और उस दिन मेरी मदद नहीं करते तो आज मैं सही सलामत नहीं होती। दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी जान पर खेलकर दूसरे लोगों की मदद करते हैं। ऐना भी उन्हीं में से एक थी, और कुछ मेरे जैसे भी होते हैं जो अपना फायदा देखे बिना दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं। अगर मैं इस लड़की की इज्जत नहीं बचाता तो शायद आज मुझे जो मकाम मलेशिया में मिला है वो कभी भी नहीं मिल पाता। मैंने अपने भैया को फौरन ही फोन किया था, उनका शुक्रिया अदा किया था कि तुमने मेरे पीछे मेरी पत्नी और मेरी बेटियों की इतनी फिक्र की कि मैं तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहूंगा। जबकि सिर्फ उन्होंने एक ही बात कही थी कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा खून हूँ, हमारे बीच कितने ही झगड़े क्यों ना हो, अपने कभी भी साथ नहीं छोड़ते। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक सबक सीखा है कि अगर आप किसी के साथ अच्छा सुलूक करोगे तो बदले में आपको भी अच्छा ही सुलूक मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाला भी हर इंसान को वही देता है जो अपनी जिंदगी में वो इंसान करता आया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।